हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 11 मार्च 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरापथ। मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह मार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता था। और मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज्यादातर भाग शेर शाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित करवाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लॉटर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2019 में इनमें से किस बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, देना बैंक। 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। बैंक ने पूर्ववर्ती देना बैंक की 1770 शाखाओं के एकीकरण का काम दिसंबर 2020 में पूरा कर लिया, जबकि पूर्ववर्ती विजया बैंक की 2128 शाखाओं को सितंबर 2020 में बैंक ऑफ बड़ौदा में एकीकरण कर लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 2019 के आम चुनाव में जीत हासिल करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मालदीव्स। 2019 के आम चुनावों में जीत हासिल करने के बाद दूसरे कार्यकाल के पहले विदेशी दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को मालदीव का दौरे पर गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, परमादेश रीट क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। परमादेश रीट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त न हो। इस रीट के द्वारा किसी लोक पद के प्राधिकारी को यह भी आदेश दिया जा सकता है कि वह अपने सौंपे गए कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है जिसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। इस कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 32। फिर क्वेश्चन नंबर 7, किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये है। उसी राशि पर किस दर से 5 वर्ष बाद उतना ही ब्याज प्राप्त होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8.4%। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 318। यहाँ मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आयुष। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सुमंत ने वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा। उसने जिस मूल्य पर इसे खरीदा था उससे 35% के लाभ पर इसे बेच दिया। सुमंत द्वारा निर्धारित किया गया विक्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14.75%। फिर क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, हमारे लिए स्वाधीनता पूर्ण स्वतंत्रता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवाणु। पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु की वजह से होता है। पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो पेट के भीतरी हिस्से की परत में, भोजन नली में और छोटी आंत में विकसित होते हैं। पेप्टिक अल्सर के दौरान पेट में दर्द होता है और ये दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक बारंबारता बंटन में 2, 4, 8, 7 और 5 की बारंबारताएं क्रमशः 5, 3, 2, 6 और 4 है। इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 14, चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नील की जबरन खेती के विरोध में। चंपारण आंदोलन नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निजी क्षेत्र का एक संस्थान। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित एक सार्वजनिक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो गणित और विज्ञान में बुनियादी शोध के लिए समर्पित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है। TIFR मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान, गणित, जैविक विज्ञान और सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान करता है और इस संस्थान की स्थापना 1945 ईस्वी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दृष्टिकोण के तहत दोराबजी टाटा ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु X के मूल्य में प्रति वर्ष 40 पैसे की वृद्धि होती है जबकि एक अन्य वस्तु Y के मूल्य में प्रति वर्ष 25 पैसे की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2002 में X का मूल्य 5.20 है और Y का मूल्य 6.30 है तो किस वर्ष में वस्तु X का मूल्य Y के मूल्य से 40 पैसे अधिक होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2012 में। फिर क्वेश्चन नंबर 17, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, 31 मीटर 50 सेंटीमीटर और 14 मीटर 70 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 210 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किसी कक्षा में नोटबुक बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चों की संख्या के 1/8 के बराबर नोटबुक मिली। यदि बच्चों की संख्या मौजूद संख्या की आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिली होती। वितरित की गई नोटबुक की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 512। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर कार्य छोड़ देते हैं। उसके बाद शेष कार्य सी द्वारा अकेले 2 दिन में पूरा किया जाता है। यदि उन्हें पूरा कार्य करने के लिए 2400 का भुगतान मिलता है तो सी और ए की दैनिक मजदूरी में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 380 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्राउंड को FPWQTI लिखा जाता है और स्टिकर को TGMEKVU लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, VPGFWVU। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एक ऐसा पूर्णांक n ज्ञात कीजिए जिसके लिए n/160 का मान 1/16 से कम हो किंतु 1/20 से अधिक हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9।
फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधियासी विभाग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री का कार्यालय। भारत सरकार का प्रधानमंत्री कार्यालय परमाणु ऊर्जा का अधिनासी विभाग है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार के तहत दिनांक 3 अगस्त 1954 को की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग संकल्पना, प्रौद्योगिकी, आर्थिक संपदा के सृजन और अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता का जीवन स्तर उपलब्ध कराने के माध्यम से भारत को और शक्ति संपन्न बनाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी डी ई एफ जी और एच नामक 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। एच ए और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एच और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एफ। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी गणितीय संक्रिया आनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मल्टीप्लिकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनरेटर, जिसे डायनमो भी कहते हैं, एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके लिए यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करता है। विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, बिंदुओं 2, 5, 3, 9 और 4, 1 द्वारा निर्मित त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 28, पी, क्यू, आर और एस उत्तर की ओर मुंह करके और ए, बी, सी, डी इनकी ओर मुंह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। एस आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति बी का पड़ोसी नहीं है। डी एस की ओर मुंह करके बी के बगल में बैठा है। ए एक सिरे पर बैठा है। पी और सी एक दूसरे की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं। आर एक सिरे पर बैठा है लेकिन सी सिरे पर नहीं बैठा है। इनमें से कौन क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बी। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति 2,460 रुपये उधार लेता है जिसे उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों की समाप्ति तक समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1,323 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एक दर्जी 1 मीटर कपड़े से 6 वस्त्र बनाता है। यदि उसके पास 33.5 मीटर कपड़ा है तो वह इस कपड़े में कुल कितने वस्त्र बना सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 201। फिर क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5√3। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेजर जेम्स फ्रेनेल ने। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 ईस्वी में किया गया था। 1767 में मेजर जेम्स फ्रेनेल बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षण नियुक्त हुए। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य सफल प्रशासन और वाणिज्य प्रसार के लिए बंगाल का एक वृहद मानचित्र तैयार करना था। इनके बनाए मानचित्र 1776 में इंग्लैंड में उत्कीर्ण और मुद्रित हुए तथा संपूर्ण बंगाल में 60 वर्षों तक प्रचलन में रहे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू ने किया था, जो गांधी जी के साथ SS राजपूताना नामक जहाज से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुंची थी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दी गई संख्या श्रेणी के मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2550।
फिर क्वेश्चन नंबर 35, ओजोन परत किससे बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्राई ऑक्सीजन से। ओजोन परत ट्राई ऑक्सीजन से बनी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। दांडी यात्रा आह्वान के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जिसका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक था। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि x माइनस वाई का 15% इक्वल्स टू x प्लस वाई का 9% है तो y x के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25%। फिर क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस देश ने नवंबर 2019 में डैश आभासी ढंग से आयोजित किए गए 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आभासी रूप से 17 नवंबर 2020 को रूस की मेजबानी में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी भागीदारी की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 39, 21 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती हैं। 30 पुरुष उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष द्वारा अकेले और एक महिला द्वारा अकेले उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4:3। फिर क्वेश्चन नंबर 40, HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर S का क्या अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिक्योर। HTTPS प्रोटोकॉल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, जिसमें S अक्षर का अभिप्राय सिक्योर होता है और यह दो प्रणालियों के बीच संचार को सुरक्षित करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 17वीं। 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन 17वीं लोकसभा के गठन के लिए किया गया था। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को लेटिव और टोरिड को SUSQEF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डिबेट को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, CICUSI। फिर क्वेश्चन नंबर 43, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जावा गर्त। जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस गर्त की सर्वाधिक गहराई 7,725 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जिसे BIFR के नाम से भी जाना जाता है, को 12 जनवरी 1987 को स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य औद्योगिक कंपनियों की रुग्णता का निर्धारण करना और जो व्यवहार्य हो सकते हैं उन्हें पुनर्जीवित करने और दूसरों को बंद करने में सहायता करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 45, विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ था और यह मंदिर भगवान विट्ठल को यानी विष्णु को समर्पित है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, दी गई श्रेणी के अगले दो पद ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 64 और 25। फिर क्वेश्चन नंबर 47, समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि M एंगल ECB इक्वल्स टू 5A + 4 और M एंगल EBC इक्वल्स टू 4A + 5 है तो M एंगल EBC का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 41 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 48, यदि दो प्रेक्षणों के समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 5 हैं, प्रेक्षणों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 350। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है
तो इस प्रकार बने नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 225%। फिर क्वेश्चन नंबर 50, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। मेघ, वर्षा, संताप क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आंसू। जिस प्रकार वर्षा का संबंध मेघ से है उसी प्रकार आंसू का संबंध संताप से है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लोनार। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील लोनार है। यह झील खारे पानी की झील है जो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील का निर्माण उल्कापिंड के टक्कर से प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 52, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीता नाम की एक लड़की ने कहा, मैं उसकी माँ की बहू की बेटी हूँ। उस महिला का रीता से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चाची या बुआ। वह महिला रीता की चाची या बुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी C1। C1 पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था जिसे यूएसए नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड द्वारा 1950 में बनाया गया था। शुरू में इसे राष्ट्रीय मानक ब्यूरो अंतरिम कंप्यूटर कहा जाता था क्योंकि यह एक छोटे पैमाने का कंप्यूटर था जिसे जल्दी में बनाया और संचालित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 54, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के ऊपर एक पिरामिड इस प्रकार रखा गया है कि पिरामिड का आधार घन के शीर्ष पृष्ठ को पूर्णतः ढके हुए है। पिरामिड की ऊंचाई घन की भुजा की 3 गुनी है। इस पूर्ण पिंड का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 2000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्वेश्चन नंबर 55, एक टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 2 बार हराया। बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को 2 बार हराया। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 2 बार हराया। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 बार और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2 बार हराया। किस देश को सर्वाधिक बार हार का सामना करना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पाकिस्तान को सर्वाधिक बार हार का सामना करना पड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 56, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि हेग जो कि नीदरलैंड में है वहां पे स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वाराणसी। संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक विधवा ब्रह्मचारी के गर्भ से हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 58, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी धनायन। विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, लड़कों और लड़कियों के एक समूह से 12 लड़कियों के निकल जाने पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। उसके बाद समूह से 30 लड़कों के निकल जाने पर लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:1 हो जाता है। प्रारंभ में उस समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 36 लड़के थे और 30 लड़कियां थी। फिर क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। कथन है, कई विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। निष्कर्ष है पहला, भविष्य में विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। निष्कर्ष 2 है, प्राकृतिक संसाधनों एवं जनसंख्या वृद्धि का प्रबंधन विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी केवल 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 44 ट्रायंगल। फिर क्वेश्चन नंबर 62,
सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड भारत की सार्वजनिक हेलीकॉप्टर सेवा है। यह कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व विदेशी प्रधानमंत्री को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिंजो आबे। वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, यदि एक वृत्त की परिधि पर 10 समदूरस्थ बिंदु लिए गए हैं, मान लीजिए उनमें से 2 बिंदु ए और बी इस प्रकार है कि वे व्यास के 2 सिरे हैं। यदि इनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए 3 बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है तो इसके ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त के अंदर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि ए और बी को वृत्त में अंतर्निहित माना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1/3। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन 2021 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई मुख्य अतिथि नहीं थे। वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि कोई नहीं था और ऐसा कोरोना महामारी की वजह से हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 68, इफ A:B:C = 2:4:6 है तो A/B:B/C:C/A का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3:4:18। फिर क्वेश्चन नंबर 69, 2 अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने को निरूपित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विसरण यानी डिफ्यूजन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। भारत एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का सदस्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 67,000 मील पर आवर। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कणाद। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 73, किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डिवीजन एंड माइनस। फिर क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी शैली से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तीजन बाई। महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक गायन शैली है और पांडवों की कथा से संबंधित होने के कारण इसे पांडवानी नाम दिया गया। इस गायन में नर्तक पांडवों की कथा को गाकर नृत्य करते हैं। तीजन बाई, ऋतु वर्मा, रामाधार सिन्हा, लक्ष्मी साहू, पुनिया बाई आदि पांडवानी शैली के प्रमुख कलाकार हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 75,
निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैक्रो रत्न। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आवश्यक निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि मैक्रो रत्न में इसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन 1 है, कुछ सूती कपड़े रेशमी कपड़े हैं। कथन 2 है, सभी रेशमी कपड़े ऊनी कपड़े हैं। कथन 3 है, कोई ऊनी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं है। कथन 4 है, कुछ नायलॉन के कपड़े पॉलिएस्टर है। निष्कर्ष 1 है, कुछ सूती कपड़े नायलॉन के कपड़े हैं। निष्कर्ष 2 है, कोई रेशमी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं है। निष्कर्ष 3 है, कुछ सूती कपड़े ऊनी कपड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंग्रेजी। संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 78, एक फर्म के बिजली बिल का एक भाग नियत रहता है और दूसरा भाग खपत की गई बिजली की यूनिटों की संख्या के आधार पर परिवर्तित होता है। किसी माह में 480 यूनिट बिजली की खपत होने पर बिल 1620 रुपये था। दूसरे माह में 690 यूनिट बिजली की बिल खपत होने पर बिल 2250 रुपये था। यदि अगले माह में 500 यूनिट बिजली की खपत हुई तो उस माह बिजली का बिल कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1680 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 79, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 942। फिर क्वेश्चन नंबर 80, दिए गए कथन और धारणाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो कथन है, हमें हमेशा वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। धारणा 1 है, लोगों में प्रायः अतीत और भविष्य के बारे में सोचने की प्रवृत्ति होती है। धारणा 2 है, वर्तमान अतीत या भविष्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, धारणा 1 और 2 दोनों निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 वर्ष। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अनुच्छेद 343(2) खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही ये सम्मानितः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन 1 है, सभी इमारतें कमरे हैं। कथन 2 है, कोई कमरा टावर नहीं है। कथन 3 है, कुछ टावर खंबे हैं। अब निष्कर्ष 1 है, कोई इमारत टावर नहीं है। निष्कर्ष 2 है, कोई खंबा कमरा नहीं है। और निष्कर्ष 3 है, कोई खंबा इमारत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 1 पालन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, किसी परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 32% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 60%। फिर क्वेश्चन नंबर 84, एक खंबे का निचला हिस्सा स्टील का है और ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है। जमीन पर खंबे का आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु ए से लकड़ी के हिस्से के शीर्ष एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु ए से स्टील के हिस्से के शीर्ष आर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। खंबे के लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और √3 का मान 1.732 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 73.2 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 85, दो साइकिल सवार एक स्थान से विपरीत दिशाओं में साइकिल चलाना आरंभ करते हैं। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उत्तर की ओर जाता है और दूसरा 21 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दक्षिण की ओर जाता है। वे कितने समय बाद एक दूसरे से 43.75 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 75 मिनट्स के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए ग्राफ में किसी शहर में एक सप्ताह के 7 दिनों के दौरान होने वाली वर्षा और केवल दिन के समय होने वाली वर्षा के प्रतिशत को दर्शाया गया है। ग्राफ के आधार पर सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले दिनों में हुई वर्षा का अंतर लगभग कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 100 mm। फिर क्वेश्चन नंबर 87, दिए गए ग्राफ में किसी शहर में एक सप्ताह के 7 दिनों के दौरान होने वाली वर्षा और केवल दिन के समय होने वाली वर्षा के प्रतिशत को दर्शाया गया। किन 2 दिनों के दौरान दिन के समय सर्वाधिक वर्षा हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोमवार और शुक्रवार। फिर क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए पाई चार्ट में मोबाइल फ़ोन बनाने के क्रम में हुए विभिन्न प्रकार के व्ययों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें मोबाइल फ़ोन के बनाने में जितने भी कॉस्ट लगे हैं उनको दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि यदि 250 मोबाइल फ़ोन बनाने की कुल लागत 25 लाख है तो एक फ़ोन की परिवहन लागत कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1000 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 89, दिए गए पाई चार्ट में मोबाइल फ़ोन बनाने के क्रम में हुए विभिन्न प्रकार के व्ययों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे एक और पाई चार्ट दिया गया है और इस पाई चार्ट में भी मोबाइल बनाने के क्रम में जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उसको दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि यदि 250 मोबाइल फ़ोन बनाने की कुल लागत 25 लाख है तो एक मोबाइल की पैकेजिंग लागत उसकी तकनीकी लागत से कितनी कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 कम है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, दिए गए आरेख में वृत्त उत्तर भारत के सांसदों को निरूपित करता है, वर्ग 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सांसदों को निरूपित करता है और त्रिभुज स्नातकोत्तर सांसदों को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र शेष भारत के 70 वर्ष से कम आयु वाले स्नातकोत्तर सांसदों को निरूपित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एफ। फिर क्वेश्चन नंबर 91, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ अलग अलग कार्यालयों के एल एम एन ओ और पी में कार्यरत हैं। जरूरी नहीं कि इसका क्रम यही हो। इनमें से 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। बी ई की पत्नी है और कार्यालय एन में कार्यरत है। कोई भी महिला कार्यालय एल या पी में कार्यरत नहीं है। सी डी की बहन है और कार्यालय के में कार्यरत है। एफ कार्यालय एम में कार्यरत है। डी कार्यालय एल में कार्यरत है। कोई भी पुरुष कार्यालय ओ में कार्यरत नहीं है। इनमें से कौन कार्यालय पी में कार्यरत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ई। फिर क्वेश्चन नंबर 92, विकल्पों में दिए गए 4 स्थानों में से 3 एक निश्चित तरीके से संगत है और एक असंगत है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए राजपथ दिल्ली, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, राजघाट नई दिल्ली और मणि भवन मुंबई ये तीनों ही महात्मा गांधी से संबंधित है, जबकि राजपथ नई दिल्ली में स्थित है जो कि उनसे संबंधित नहीं है। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो,
और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन 1 है कुछ कारें बसें हैं। कथन 2 है सभी रेलगाड़ियां कारें हैं। कथन 3 है सभी विमान रेलगाड़ियां हैं। निष्कर्ष 1 है सभी विमान बसें हैं। निष्कर्ष 2 है कुछ कारें विमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 5। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए PO11। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह PO11 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 96, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए T। फिर क्वेश्चन नंबर 97, विकल्पों में दिए गए 4 खेलों में से 3 एक निश्चित तरीके से संगत है और एक असंगत है। असंगत विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी टेनिस। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, जबकि टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इस वजह से ऑप्शन डी टेनिस इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाने पर कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कैलकुलेट। अगर हम लोग इन चारों ही ऑप्शंस को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कैलकुलेट आएगा, फिर कैलकुलेशन आएगा, फिर कैलेंडर और सबसे अंत में कार्फ आएगा। इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 99, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी D31R। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 18। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने RRB NTPC के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप RRB NTPC के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।